आज के इस सेशंस में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को समझने वाले हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं। So basically chemical equation is the way of representation of chemical reactions in which we use the symbols and formulas. So अगर किसी भी chemical reactions को हम लोग सब्सटेंस के सिंबल्स और फॉर्मूलाज के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस के वे को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था वो था मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मैं मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लूं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का सिंबल यूज कर लूं, और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके लिए अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूज कर लूं, तो इस तरीके से ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शंस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके के केमिकल इक्वेशन मिल सकते हैं। एक तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल सकता है, दूसरा हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसे क्यों बैलेंस करना चाहिए। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया है, और अगर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक कंपाउंड हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और दूसरा कंपाउंड हमें हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। अब अगर इस पूरे केमिकल इक्वेशन को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जो जिंक का एटम है वो 1 है, वही प्रोडक्ट साइड में भी जो जिंक का एटम है वो भी 1 ही है। हाइड्रोजन के एटम के बारे में एनालाइज करें तो हाइड्रोजन के एटम को आप देखेंगे कि जो कि रिएक्टेंट साइड में है हाइड्रोजन का एटम 2 है, वही प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन का एटम भी 2 ही है। सल्फर के एटम के बारे में देखें तो रिएक्टेंट साइड में ये 1 है, वही सल्फर का एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का एटम 4 है इन द रिएक्टेंट साइड, और इन द प्रोडक्ट साइड द एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 4 ऑल्सो। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो केमिकल इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बट अगर हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले जहां पे हमने आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया है और यहाँ पे हमें एक कंपाउंड आयरन ऑक्साइड मिल रहा है और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन है, अगर इसको आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि जो रिएक्टेंट साइड में आयरन का एटम है ये सिर्फ और सिर्फ 1 है, वही प्रोडक्ट साइड में जो आयरन का एटम है ये 3 है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग इसी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको एज इट इज अगर लीव कर देंगे तो वो केमिकल इक्वेशंस तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता ही रहा है कि हमारा आयरन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है। बट आपको ये आइडिया नहीं मिल रहा है कि आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ये पूरे के पूरे तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये इंफॉर्मेशन एकदम से अप्रोप्रिएट और राइट इंफॉर्मेशन है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितना आप रिएक्टेंट्स लोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम लोग इस वाले केमिकल इक्वेशंस को एनालाइज करें तो आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे आयरन के एटम का क्रिएशन हो रहा है, और आयरन के एटम के क्रिएशंस के कारण जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का मास नहीं रहने वाला है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मास लग रहा है हमें कि क्रिएट हो रहा है, या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट का मास बढ़ रहा है। बट किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं हो सकता है।
क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद बताया गया है, और ये एकदम फैक्ट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है एग्जैक्टली उतना ही हमें प्रोडक्ट भी मिलता है। इसीलिए हमें हर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेना चाहिए, और अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हो, देन यू आर गेटिंग द appropriate and right information from the chemical equations. So अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहिए। हमने एग्जाम्पल आयरन का वाटर के साथ लिया है। अगर आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एक कंपाउंड आयरन ऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड नहीं, सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है और ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। अगर इस पूरे रिएक्शंस को आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि रिएक्टेंट साइड में आयरन का एटम वही 1 है, वहीं प्रोडक्ट साइड में हमारे आयरन का एटम 3 है। हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी ये 2 ही है, और ऑक्सीजन का एटम आपके रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो आप इस पूरे एनालिसिस से आप ये समझ गए होंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उस केमिकल रिएक्शंस में किस किस एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व है, और सबसे पहले हमें उस एटम को बैलेंस करना है जिस एटम की संख्या सबसे ज्यादा केमिकल इक्वेशंस में आपने दिखाई है। तो अगर आप इस पूरे केमिकल इक्वेशंस को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑक्सीजन का जो एटम है ये सबसे ज्यादा इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, या आप कह सकते हैं कि इस केमिकल इक्वेशंस में सबसे ज्यादा आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम को ही दिखाया है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो अगर अगर आप इस ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो आपको रिएक्टेंट साइड में वाटर की 1 मॉलिक्यूल्स के जगह पे यू हैव टू टेक द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे ही आप वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन का जो एटम है, नाउ इन द रिएक्टेंट साइड इट इज 4 एंड इन द प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज आल्सो 4। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम बैलेंस हो गया है। लेकिन ऑक्सीजन एटम के बैलेंस करने के ड्यूरेशंस में ही हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम को अनबैलेंस कर दिया, और इस हाइड्रोजन एटम के अनबैलेंस होने के कारण हमें अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए अब हमें प्रोडक्ट साइड में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लेना पड़ेगा। जैसे ही आप हाइड्रोजन एटम 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे प्रोडक्ट साइड में तो आप देखेंगे कि जितना नंबर ऑफ एटम आपका रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का है उतना ही नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का आपके प्रोडक्ट साइड में है। तो इस पूरे केमिकल इक्वेशंस में आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटम बैलेंस हो गया है, साथ में हाइड्रोजन का भी एटम बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा आयरन का एटम अनबैलेंस है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, अब आयरन के एटम को बैलेंस कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में जो हमारा आयरन का एटम है ये 3 है, और रिएक्टेंट साइड में अगर हम लोग ये 3 नहीं लिख रहे हैं तब ये आयरन का एटम हमारा 1 ही है। बट जैसे ही आप आयरन का एटम 3 लिखोगे तो ये आयरन का एटम भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। और फाइनली जो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मिलने वाला है वो ये है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, दैट केमिकल इक्वेशन इज गिविंग appropriate and right informations about the chemical reaction. So आप कह सकते हो कि 3 molecules of iron reacting with the 4 molecules of water gives 1 molecule of iron oxide and 4 molecule of hydrogen gas. So this is the right and appropriate information which is you are getting from the chemical reaction. तो अब अगर हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि गैसेस स्टेट के लिए हम लोग जी का सिंबल का यूज कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए एल सिंबल का यूज कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग एस सिंबल का यूज कर सकते हैं, वही एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग AQ सिंबल का यूज करते हैं। जरा एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारा टेबल सॉल्ट है, वो आपके सॉलिड स्टेट में होता है। बट इसको अगर आप एक जार में वाटर लें और इस वाटर में अगर आप सॉल्ट के पार्टिकल्स डालें, तो धीरे धीरे ये सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और अब आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और इसके लिए हम लोग स्टेट AQ इसके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं। तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इन्वॉल्व जो भी सब्सटेंस है, उसके स्टेट को भी मेंशन अगर आप कर दो, तो वो केमिकल इक्वेशंस ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। साथ में ही अगर हम लोग उस केमिकल रिएक्शंस के लिए भी जो भी एसेंशियल कंडीशंस है, अगर उसको भी एरो के ऊपर और नीचे मेंशन कर दें, तो वो केमिकल इक्वेशन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, साथ में जो भी एसेंशियल कंडीशंस है उसको भी एरो के ऊपर और नीचे मेंशन करके हम लोग केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे देख रहे हो कि मेथनॉल बन रहा है। तो इस केमिकल इक्वेशंस के ड्यूरेशंस में मैंने जो रिएक्टेंट के साइड में जो सब्सटेंस है उसका भी स्टेट मेंशन किया है, साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी स्टेट यहाँ पे मेंशन है, साथ में ही हमने एसेंशियल कंडीशंस को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और इस कारण से ये केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेशन को दे रहा है। दूसरे एग्जाम्पल को आप देखोगे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मैंने लिया है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा एक्वस स्टेट में है। जनरली हम लोग मीन करके चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैसियस स्टेट में नहीं होगा। सो बेसिकली अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट मेंशन कर दो, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। आप वाटर देखोगे लिक्विड स्टेट में है, वहीं पे आपको जो ग्लूकोज मिल रहा है वो एक्वस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी एक्वस स्टेट में है, और ये वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, और साथ में ही एरो के ऊपर और नीचे हमने एसेंशियल कंडीशंस को मेंशन कर दिया है। और इस तरीके से अगर इतने सारे इंफॉर्मेशंस को आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस में डाल देते हो, देन योर केमिकल इक्वेशंस बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। तो इस तरीके से आज के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझा, साथ में ही केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बारे में समझा, और ये भी साथ में पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना